नमस्कार, जय हिंद। आई सिंधी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का ये हमारा तीसरा टेस्ट है और इसमें हम 150 क्वेश्चंस पर डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा। पॉलिटी से आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित, निरर्हता का मतलब क्या होता है? अयोग्यता। अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करेगा। यह किस आर्टिकल में बताया गया है? देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामला कौन सुनता है? राष्ट्रपति सुनता है, लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है। ये बात बताई गई है आर्टिकल 103 में। लेकिन एक चीज़ और पता होगा आपको कि अगर दल बदल कानून से संबंधित है, अगर कोई पार्टी चेंज करता है सदस्य बनने के बाद, तो इन सब मुद्दों की सुनवाई कौन करेगा? इन सब मुद्दों की सुनवाई करेगा, अगर वो लोकसभा से संबंधित है तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा से संबंधित है तो राज्यसभा का सभापति। ठीक है, लेकिन अगर यही आर्टिकल 102 का जो क्लॉज 1 है उसमें ये बताया गया है कि, और आर्टिकल 102 का क्लॉज 2 दोनों समझ लीजिए। 102 में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है कि इसकी सुनवाई कैसे होगी, और 102 में 1 में बताया गया है उन अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है। जैसे आर्टिकल 102 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि जैसे कोई अगर सांसद बन गया और वो लाभ का पद धारण कर ले, ठीक है, विकृचित हो जाए मतलब मानसिक रूप से बीमार हो जाए, दिवालिया या विदेशी राज्य की नागरिकता धारण कर ले, तब उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, और इन आधारों पर अयोग्य कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति करेगा, निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर के। ठीक है, आर्टिकल 102 में बताया गया है दल बदल कानून के बारे में कि दल बदल कानून के आधार पर अगर कुछ होता है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति तय करेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसमें और चीज़ें देख लीजिए। 103 तो क्लियर हो गया। 103 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति ये डिसीजन लेंगे। 102 में बताया गया है उन अयोग्यताओं के बारे में। 105 में क्या है? संसदीय विशेषाधिकार है, जो हमारे सांसद हैं, संसद की समितियां हैं, उनके पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, विशेषाधिकार हैं, उसके बारे में बताया गया। और 104 में क्या बताया गया है कि अगर कोई सांसद शपथ लेने से पहले ही जाकर के संसद में बैठता है, कार्रवाई में भाग लेता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना डेली लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में पंचायती राज की स्थापना से संबंधित भाग और अनुसूची। तो पंचायती राज आपको पता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये है। अनुसूची 11 जोड़ा गया और भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, तो ये 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, राज्य वित्त आयोग के बारे में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो राज्य वित्त आयोग, ये केंद्र वित्त आयोग की बात नहीं हो रही जो कि आर्टिकल 280 में है। ठीक है, आर्टिकल 280 का संबंध है संघ के वित्त आयोग से। राज्यों में भी अपना वित्त आयोग होता है। देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। देखिए, राज्य वित्त आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 243 में इसका गठन, इसका प्रावधान किया गया है। जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ तो हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 243। इसका गठन राष्ट्रपति करता है हर 5 साल पे। बिल्कुल गलत है, चूँकि राज्य का वित्त आयोग है तो इसका गठन कौन करेगा? राज्यपाल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत है, और यहाँ पर 1 और 3 ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए अधिकृत करता है? मतलब नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो कौन उसके लिए उत्तरदायी है? तो वो है राज्यसभा, आर्टिकल 312। ठीक है, 312 के तहत राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। भारत में अभी कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो 3 है, IAS, IPS और IFS। ये IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये फॉरेन सर्विस नहीं है। ठीक है, IAS, IPS, IFS ये जो अधिकारी होते हैं ये भारत में कहीं भी काम कर सकते हैं, किसी भी राज्य में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेंटर तो इनका एग्ज़ाम लेता है, इनको ट्रेनिंग देता है, लेकिन ये काम करने कहाँ जाते हैं? राज्यों में काम करते हैं। कभी इनको सेंटर में भी बुला लिया जाता है, केंद्र में सचिव वगैरह बना दिया जाता है, राज्य में फिर DM, SDM ये बना करके भेजा जाता है। ठीक है, और ये IPS वगैरह सब पता है आपको।
तो इसीलिए इनको अखिल भारतीय सेवा बोला जाता है कि ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करते हैं और पूरे भारत में कहीं भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए एक नई सर्विस बनाना है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, तो इसकी शुरुआत कौन करेगा? इसकी शुरुआत करेगी राज्यसभा। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी, अगर उस प्रस्ताव से लोकसभा सहमत हो जाएगी तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस परिस्थिति में संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? ज्वाइंट सिटिंग कब होगी? देखिए, ज्वाइंट सिटिंग, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा। कोई भी विधेयक हो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित कर दें और प्रेसिडेंट के पास पहुंच करके सिग्नेचर हो जाए तभी वो अधिनियम बनता है। लेकिन मान लीजिए इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जब विवाद हो जाए। लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया, राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया, या अपने पास पेंडिंग रखा 6 महीने तक, या राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने उसमें कुछ संशोधन कर दिया और लोकसभा उस संशोधन से सहमत नहीं है। तो यही वो 3 मुद्दे हैं जिस पर दोनों में क्या हो सकता है? गतिरोध हो सकता है। तो इसी गतिरोध को ख़त्म करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं। यह विधेयक को दूसरे सदन द्वारा, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तब भी हो सकता है ज्वाइंट सिटिंग। दूसरा सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो तब भी हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन जो है कि यदि दूसरे सदन के द्वारा विधेयक पास किए 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो, क्योंकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास बहुत ही कम पावर है। तो ये तीनों मामले ऐसे हैं जहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब ध्यान से देखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का ही उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का भी उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का सभापति, गलत, राज्यसभा का सभापति नहीं, राज्यसभा का उपसभापति करेगा अध्यक्षता। ठीक है, सभापति क्यों नहीं करता? क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न आयोग में से कौन सा एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करता? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए काम नहीं करता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, ये सभी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं, जबकि सीबीआई ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम नहीं करती। पहले हुआ करती थी लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। अब ये जो कार्मिक मंत्रालय है उसके अधीन काम करती है। ध्यान से समझना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अब यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, एक संवैधानिक आयोग और एक सांविधिक आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वो कानून बना करके हुआ था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो ये एक सांविधिक संस्था हो गई क्योंकि इसका संविधान में तो उल्लेख है नहीं। क्षेत्रीय परिषदें, ये भी एक सांविधिक संस्था है। क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ। अंतर्राज्यीय परिषद ये एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख किया गया है। संथानम समिति की सिफारिश पर 1963 में अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, और सीबीआई का गठन जो हुआ, सीबीआई जो है वो बना था संथानम समिति की सिफारिश पर 1963 में। ठीक है, सीबीआई। और सीबीआई को पावर कहाँ से मिलती है? ये जो सीबीआई है इसको पावर मिलता है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, अंग्रेजों के टाइम का ये बना कानून है। ठीक है, इस कानून के तहत सीबीआई को पावर मिलती है। और रही बात ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है तो आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, सरकार या कमीशन बना था उसकी सिफारिश पर यह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, आपको पता है कि हर स्टेट का अपना स्टेट लोक सेवा आयोग है और यूपीएससी एक है सेंटर के लिए। लेकिन अगर एक ऐसा लोक सेवा आयोग बनाना हो जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करे तो ऐसा इसका गठन कौन करेगा? तो इसका गठन किया जाएगा, यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा गलत, संघ लोक सेवा के द्वारा गलत, राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद के द्वारा। राज्य आग्रह करेंगे तब संसद इसका गठन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो पावर यूज करता है? तो जो भी वीटो पावर है उसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 111 में है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो है? 3 प्रकार की वीटो है। कौन कौन सी? अत्यंतिक वीटो, ठीक है, अत्यंतिक वीटो, इसके बाद यहाँ पर निलंबनकारी वीटो, और तीसरा आता है पॉकेट वीटो, या इसी को हम जेबी वीटो बोलते हैं। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कब हुआ था हमारे देश में पहली बार? तो ये हुआ था 1954 में, और उस समय एक कानून था पेप्सू
PEPSU पेप्सू विनियोग विधेयक। इस विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कोई डिसीजन नहीं लिया था। यहाँ पर फिर पॉकेट वीटो का यूज़ कब हुआ था? 1986 में जब राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम पर यहाँ पर अधिनियम नहीं विधेयक ही बोलिए क्योंकि अभी प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हुआ नहीं, इस विधेयक पर पॉकेट वीटो का यूज़ किया गया था। कोई डिसीजन इन्होंने नहीं लिया था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने अपने जेब में ही पड़े रखा उस विधेयक को, ठीक है, जेब में नहीं मतलब टेबल पर। क्लियर? यहाँ पर जो आर्टिकल 112 है उसका संबंध है वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट से। आर्टिकल 86 का संबंध किससे है? इसमें यह है कि राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, संबोधित कर सकता है। 93 का संबंध किससे है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य बलों या अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? देखिए हमारे पास तो बहुत सारे मूल अधिकार हैं, लेकिन हमारे सैन्य बलों के पास इतने मूल अधिकार नहीं होते। जैसे हमारे BSF, ITBP, इन सब के जवान, आर्मी, तो नेवी है, एयरफोर्स, सबके पास, इनके पास इतने मूल अधिकार नहीं होते। इन पर प्रतिबंध लगा सकता है कौन? संसद लगा सकती है। कभी आपने देखा कि कोई आर्मी का पर्सन है वो मीडिया में आया है, अगर अधिकारी को छोड़ दिया जाए तो? नहीं, इनको मीडिया में आने, बहुत सारी चीज़ों से इनको प्रतिबंध होता है। कभी इनको सुना कि इन लोगों ने तालाबंदी कर दिया या ये सम्मेलन कर रहे हैं कहीं पर आर्मी BSF के जवान? नहीं, ये सब इनको अलाउ नहीं है। लेकिन एक आम आदमी आर्टिकल 19 के तहत सम्मेलन कर सकता है, संघ बना सकता है, लेकिन इन लोगों को संघ वंघ बनाने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, संसद ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? देख लेते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन राष्ट्रपति इनका प्रयोग नहीं करता बल्कि मंत्रिपरिषद करती है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, गलत हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि सभी सदस्य। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी सदस्य भाग लेते हैं दोनों सदनों के, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, इतना याद रखना है। आगे बाकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल 87 है ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय है। आर्टिकल 102 संसद सदस्यों के लिए अयोग्यता, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और आर्टिकल 65 यहाँ पर ये गलत हो जाता है। ये 65 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, गलत है। उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वो आर्टिकल 64 में है। अच्छा, पदेन सभापति का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रधानमंत्री है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्या कभी ऐसा होता है कि बोला जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं बोला जाता कि जो भी व्यक्ति PM बनेगा वो स्वाभाविक रूप से ही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो स्वाभाविक रूप से राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। इसी को कहा जाता है पदेन सभापति, ठीक है। और यहाँ पर जो आर्टिकल 65 है वो कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कोई इमरजेंसी आ गई तो, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक ही काम कर सकता है क्योंकि 6 महीने के भीतर तो चुनाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विषय संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता? तो संसद साधारण बहुमत, देखिए जब भी मुद्दा संघात्मक शासन व्यवस्था से जुड़ा होगा तो वहाँ पर राज्यों की भी परमिशन लेनी जरूरी होती है। और वो परमिशन यहाँ पर ध्यान से देखना, 3 तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है। एक साधारण बहुमत, दूसरा विशेष स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आर्टिकल 368 में केवल स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति, इन 2 तरीकों से ही संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में साधारण बहुमत से संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, राजभाषा का प्रयोग, 6ठी अनुसूची, संसद में कोरम, इनके लिए तो साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। लेकिन 7वीं अनुसूची, इसमें क्या बताया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय शामिल किए गए हैं। अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो इसके लिए विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा फंडामेंटल राइट और DPSP, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है?
फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में भी विशेष बहुमत चाहिए और 7वीं अनुसूची में भी विशेष बहुमत चाहिए। लेकिन फ़र्क ये है कि 7वीं अनुसूची में जब संशोधन होगा तो इसमें हमको राज्यों की भी अनुमति, आधे राज्य विधानमंडलों की भी अनुमति चाहिए। क्यों चाहिए? कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिए राज्य सूची से कोई विषय निकाल करके केंद्र सूची, संघ सूची में डाला गया, तो आप ये सोचिए ना कि राज्य, यहाँ पर राज्य की पावर कम हो गई ना। जब आपने संघ सूची में से कोई सब्जेक्ट डाल दिया तो अब उस पर कानून कौन बनाएगा? संघ, मतलब राज्य उस पर नहीं बना पाएगी। तो यहाँ पर संघ, राज्य की पावर कमज़ोर हो रही है ना, राज्य की पावर कम हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या राज्यों की परमिशन नहीं ली जाएगी? आपके घर में कोई डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन आपसे जुड़ा है, तो क्या आपसे पूछा नहीं जाएगा? पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसा किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 341। और अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? 342। ठीक है, तो राष्ट्रपति 342 के तहत अनुसूचित जनजाति और 341 के तहत अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी है? तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल आप याद रखें, 15, 16, 19, 29 और 30। ये वो आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीयों को है, ये विदेशियों को नहीं है। तो देख लेते हैं। विधि के समता आर्टिकल 14, तो ये तो सभी को है, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो। धर्माचरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25, ये भी सभी को है। और यहाँ पर है विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19, तो हो गया ना गड़बड़, ये है 19। देखिए 19 केवल भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं। तो यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है और यहाँ पर 3 जो ऑप्शन है वो गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया? बेसिक स्ट्रक्चर किस मामले में आया था? केशवानंद भारती मामले में। बेसिक स्ट्रक्चर किसने घोषित किया? सुप्रीम कोर्ट ने। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये समय समय पर कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। इसीलिए समय समय पर जो भी मामले आए, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ों की संख्या उसमें बढ़ाता गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, SR बोम्मई केस आया हुआ था 1994 में। इसमें उसने कहा था कि पंथ निरपेक्षता क्या है? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, और मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं हो सकता। पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर लीजिए, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। मतलब भारत को कभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही घोषित होगा सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि पंथ निरपेक्षता तो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर सकते हैं? और ऐसे बनाए गए कानून को तुरंत ख़त्म कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए केशवानंद भारती मामला और यहाँ SR बोम्मई बनाम भारत संघ, ये दोनों केस में पंथ निरपेक्षता को शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा केशवानंद भारती मामले में और भी चीज़ें थी, जैसे संविधान की सर्वोच्चता। ठीक, तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इनकी संख्या बढ़ाता गया। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट है वो है ई। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, क्योंकि इसमें केशवानंद भारती मामला और बोम्मई मामला दोनों में पंथ निरपेक्षता को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का संबंध प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना से है? ट्रिब्यूनल से संबंधित है। तो ट्रिब्यूनल से संबंधित है कौन सा? आर्टिकल 323 का ए। ठीक है, 323 ए, और किस भाग में आता है ये? भाग 14 का। ठीक है, 14 का, इसमें ट्रिब्यूनल के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? आर्टिकल 25 में कहा गया है कि आप अपने अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की आज़ादी है, और सिख तलवार लेकर के चल सकते हैं, ये आर्टिकल 25 में आता है। तो वहाँ पर जो हिंदू वर्ड का यूज़ है उसमें कौन कौन आते हैं? बौद्ध, जैन, सिख, ये तीनों आते हैं, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव के मतदान का अधिकार प्राप्त है। जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव में मतदान कौन दे सकता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, देखिए जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, और यहाँ पर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों का, या राज्य विधानसभा के सदस्यों को। ज़रा ध्यान से समझिएगा कि इसमें बताया गया कि कौन से लोग हैं जिनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव में मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कैसे अपने आप को चुनेंगे? खुद ही सोचिए।
ये तो गलत हो गया। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोकसभा के चुनाव में कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, गलत। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का, अब यहाँ पर देखिए राज्य विधानसभा के सदस्य, जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं वो क्या करेंगे, जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो वो तो अपने यहाँ से चुनाव वोट डालेंगे ना। दूसरी बात, जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो आपको पता है राज्यसभा के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है, राज्य विधानसभा के सदस्य। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किया था? तो किस आयोग ने, ये है सरकारिया आयोग। 1983 के आसपास इसका गठन हुआ था और केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए इसका गठन हुआ था। तो इसी ने कहा था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए और आर्टिकल 263 के तहत फिर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। आर्टिकल 263 में केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डीपीएसपी गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित नहीं है? गांधीवादी सिद्धांत, जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 36 से 51 तक जो डीपीएसपी है उनको 3 भागों में हम बांटते हैं, एक समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो आपको बताना है गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित नहीं है। तो देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, स्वाभाविक सी बात है, ये तो गांधी जी खुद ही कहते थे कि जब भी गांधी जी कोई आंदोलन स्थगित करते थे तो वो रचनात्मक काम किया करते थे। रचनात्मक काम में क्या, जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, लोगों को शिक्षा देना, सूत काटना, ठीक है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। बिल्कुल, गांधी जी हमेशा कहते थे ग्राम पंचायतों, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा। दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, बिल्कुल सही। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये तो गलत हो गया। ये जो कर्मचारी, श्रमिक, इन सब की बात होती है वो समाजवाद करता है, कार्ल मार्क्स किया करता था, ठीक है, ऐसी बातें। तो ये आता है किसमें, समाजवादी विचार में। और ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल्स भी देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये कुटीर उद्योग, ये सब किस में है, आर्टिकल 43 में है। ग्राम पंचायतों का गठन आपको पता है आर्टिकल 40। दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, ये आर्टिकल 48 में है। और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना आर्टिकल 43 का में है। ये क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना। आज आप देखते होंगे कोई कंपनी है तो एक कंपनी हो गई और वहाँ पर लेबर जो काम करते हैं, लेबर सुबह आएगा, काम करेगा, शाम को चला जाएगा, उसका मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता। लेकिन समाजवाद कहता है कि कर्मचारियों का भी मैनेजमेंट में रोल होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में उनकी सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 43 का इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, ये किस आर्टिकल में बताया गया? तो इनको बताया गया आर्टिकल 350 का में, ठीक है। आर्टिकल 340 क्या है? आर्टिकल 340 का संबंध है पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल ये तो गठन हो चुका है, ठीक है। आर्टिकल 342 क्या है? अनुसूचित जनजातियाँ, हमने पहले भी देखा था कि अनुसूचित जनजातियाँ में किसी भी समुदाय को शामिल करना है एसटी के रूप में, तो आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति शामिल कर सकता है। और 343 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, 343, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये बात किस में बताई गई है? आर्टिकल 343 में। भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखना। भारत में राजभाषा जरूर है, राजभाषा का मतलब कामकाज की भाषा, भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार राज्य मंत्री परिषद का सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो कब तक रह सकता है? 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। जैसे अभी बंगाल में देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, तो अभी भवानीपुर सीट से फिर से वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो बाद में तब तक इलेक्शन हो चुका हो और इस सीट का रिजल्ट आ चुका हो, ठीक है। तो जब चुनाव हुआ था तो चुनाव हार गई थी, भले ही वो मुख्यमंत्री बन गई, तो उनको 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन का मेंबर बनना था। लेकिन जो बंगाल है वहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो बंगाल की कैबिनेट ने संसद को बोला कि विधान परिषद का गठन कर दीजिए, मतलब केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो विधान परिषद का तो अभी गठन नहीं हुआ, लेकिन चलिए चुनाव हो रहा है, तो ममता बनर्जी ने सोचा कि चलिए अभी चुनाव नहीं होगा तो विधान परिषद के ही मेंबर बन जाएंगे,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी वहाँ पर। तो 6 महीने तक मैक्सिमम ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रह पाती अगर इलेक्शन नहीं होता तो, ठीक है, और उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है कब? आपको पता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, लेकिन संसद भी कभी कभी कानून बनाती है, बहुत ही अचानक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए या ये समझिए कि विशेष परिस्थितियों में राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में जरूरी है। बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रपति संसद को ऐसा करने का निर्देश दे। गलत। जब राज्यसभा या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या राष्ट्रपति शासन लगा हो, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस आर्टिकल में किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देता है? ठीक है, हमारा देश क्या है? एक पंथनिरपेक्ष देश है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो इस आधार पे आर्टिकल 27 में बताया गया है कि राज्य कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त पैसे को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर आर्टिकल 26 में क्या बताया गया है? प्रबंधन का अधिकार है। जो कोई भी धार्मिक संप्रदाय है वो संपत्ति अर्जित कर सकता है और विधि के अनुसार उसका प्रशासन कर सकता है। ठीक है, और 267 में क्या है? 267 में आकस्मिकता निधि है। और 266 में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी 266, इसमें भारत की संचित निधि है। 266 का 1 और 266 का जो क्लॉज 2 है वो भारत की लोक लेखा निधि है। ठीक है, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की परमिशन जरूरी होती है। ठीक है, चलिए। और 265 क्या है? कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, जबरदस्ती मनमाना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में किसकी मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया? ठीक है, तो टी कृष्णामाचारी यहाँ पर डेथ हुई थी डी.पी. खेतान की। ठीक है, जब डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई तो टी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों के आधार पर जो व्यवस्था होती है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। जहां शक्तियां संविधान के अनुसार बटी होती हैं उसे संघात्मक शासन व्यवस्था, और जहां पर शक्तियां केवल सेंटर के पास होती हैं, सेंटर पावरफुल होता है, वहां एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। जैसे चाइना में एकात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में, कनाडा में, अमेरिका में ये संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो बताना है कौन सा लक्षण संघात्मक का नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल सही है। सशक्त संघ, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण। आप बताइए, भारत में सशक्त संघ है, ठीक है, लेकिन ये जब संघ बहुत ज़्यादा सशक्त होता है तो ये एकात्मकता का लक्षण बन जाता है, ना कि ये संघात्मक शासन व्यवस्था का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये किस आर्टिकल में बताया गया? ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 164 में। और सेंटर में क्या बताया गया है कि जो लोकसभा के प्रति है वो जिम्मेदार होगी मंत्रिपरिषद सेंटर केंद्र के लिए, वो है आर्टिकल 75 का क्लॉज 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके निर्वाचन की प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया था? राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए संशोधन विधेयक का आधार बनी? देखिए, बहुत शुरू से ही ये चीज़ हो रही थी कि पंचायती राज का गठन किया जाए। 1952 में एक कार्यक्रम चलाया गया था, उसका नाम था CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरी तरीके से फेल हुआ। जब ये फेल हो गया तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, और बलवंत राय मेहता ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाना चाहिए फिर से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। तो राजस्थान ने सबसे पहले 2 अक्टूबर को
पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया, लेकिन अभी इनको संविधान में शामिल नहीं किया गया था। बाद में चल करके GV.K. राव समिति, इन्होंने राजीव गांधी के टाइम में इन्होंने सिफारिश किया था, तब जा करके ये इनके आधार पे ये संशोधन करके इनको संविधान में शामिल किया गया। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर गाडगिल समिति, थुंगन समिति, GV.K. राव समिति, अशोक मेहता समिति, इससे पहले भी समितियाँ बनी थी जिन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संविधान में शामिल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो आधार माना जाता है वो GV.K. राव समिति है। एक समिति बनी थी ML सिंघवी समिति। क्या बनी थी? ML सिंघवी समिति। इसको भी आधार मान लिया जाता है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपके पास क्या आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि गाडगिल समिति, अब देखिए 1988 में VN गाडगिल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और इन्होंने बताया था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और यही बनती है बाद में जो संशोधन विधेयक है उसका आधार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक असत्य कथन है? अनुदान मांगों पर संसद सदस्यों को वृद्धि का अधिकार है। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्रा से संबंधित होता है। अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों सम्मिलित होते हैं। देखिए अंतरिम बजट क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जब 2019 में चुनाव होना था तब सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। ठीक है, और जब चुनाव जीत गई तो बाद में उन्होंने पूर्ण बजट पेश किया। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आपको बताना है कि कौन से असत्य हैं। देख लेते हैं। देखिए, अनुदान मांगों पर संसद सदस्यों को वृद्धि का अधिकार है, यहीं पर ये पॉइंट गलत हो रहा है ऑप्शन में। यहाँ पर वृद्धि नहीं कर सकती। जो लोकसभा होती है वो तो अनुदान मांग को या तो स्वीकार कर लेगी या तो अस्वीकार कर लेगी, वहाँ पर उन्हें बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार वर्णित है। आर्टिकल 29 और 30 आपको पता होगा। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आर्टिकल 30 में क्या बताया गया है? यही बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने मर्जी से जो भी जैसा भी संस्थान चाहें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, IIT कॉलेज, सारे जो भी मर्जी, IIT नहीं बल्कि जैसे BTech कॉलेज है, MBBS कॉलेज है, वो खोल सकते हैं। आप भी देखते होंगे कि सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, इस तरीके से ढेर सारे आपको स्कूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? मतलब पंचायत, नगर पालिका, इनके क्षेत्र में नहीं आता। स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन बनाए रखना। देखिए राज्य का विषय है ना, पुलिस वगैरह किस लिए होती है? सार्वजनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए। बाकी स्वच्छता, ये सारी जिम्मेदारी पंचायतों की होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्न कथन में से कौन सही नहीं है? देख लेते हैं। वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है, ना कि मनोनीत, करेक्ट। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करता है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री के रूप में उसका कोई वेतन भत्ता नहीं होता, वो एक संसद सदस्य के रूप में ही प्राप्त करता है वेतन और भत्ते। नेक्स्ट, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। गलत हो गया ना, वह संसद के प्रति क्यों उत्तरदायी नहीं होगा? वो तो उत्तरदायी होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। वह मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो हमारे देश में तो विधानसभा हो या संसद, दोनों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। एक बार में 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। तो क्या क्या चीज़ें हैं? उम्र, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है, किस आर्टिकल में ये चीज़ बताई गई है? मुझे लगा यहाँ पर मैं उम्र समझ में आ रहा था। ठीक है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आप बताइए? 35 साल उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और यहाँ पर एक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये सारी बातें कहाँ पर बताई गई है? आर्टिकल 58 में बताई गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की कुल 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? उनका नाम था शबाना बेगम। ठीक है, जो हमारी संविधान सभा थी उसमें कुल 15 महिलाएं थीं और ये उनके नाम दिए गए हैं। कुछ नाम आप याद कर लीजिए: सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू। ठीक है, इसके बाद कमला चौधरी, और यहाँ पर बेगम एजाज रसूल। ठीक है, बेगम, सॉरी यहाँ बेगम एजाज रसूल है, मैंने शबाना बेगम बता दी, सॉरी, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती? तो अनुदान की मांग के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अध्यादेश के बारे में आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब कोई भी सदन सेशन में ना हो या एक सदन सेशन में ना हो, क्योंकि कानून बनने के लिए दोनों सदनों का सेशन में होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि अध्यादेश के बारे में कौन सही नहीं है। यह संसद की विधायी शक्ति के साथ जुड़ा है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 123 में इसका उल्लेख है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन, संसद के दोबारा शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और राष्ट्रपति के द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता अध्यादेश, लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताना है। आरोही मतलब बढ़ता क्रम। तो सिक्किम सिक्किम सिक्किम, ये तो हर जगह है, तो सिक्किम तो सही है। बाकी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये सही हो गया ऑप्शन, क्योंकि सिक्किम 1975 और ये तीनों राज्य 2000 में बनते हैं, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ किससे कट के बना, एमपी से। उत्तराखंड किससे कट के बना, यूपी से। और झारखंड किससे बना, बिहार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में आपको बताना है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। ये दोनों ही राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 74 में। और ये जो मंत्रिपरिषद होती है इसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं, समान है। देखिए, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर लोकसभा पावरफुल है और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर राज्यसभा पावरफुल है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में दोनों की समान पावर है। देख लेते हैं वो कौन कौन से मामले हैं। देखिए, आपको बताना है कहाँ पर शक्तियाँ समान है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, आंसर पे मत जाइए। ठीक है, आंसर पे बिल्कुल मत जाइए। राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो दोनों ही सदनों के सदस्य भाग लेते हैं ना, और जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलता है तब भी तो दोनों ही सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और महाभियोग जब लगता है राष्ट्रपति पर तो दोनों सदनों के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। अंतर समझ में आया, लेकिन फिर भी दोनों की शक्तियाँ तो इस मामले में बराबर हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार, तो ऐसा कोई भी जब कानून आएगा तो उसे दोनों सदनों से ही पारित करना पड़ेगा। तो मतलब तीनों जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं उसमें दोनों के पास बराबर पावर दी गई है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, धन विधेयक मान लीजिए है धन विधेयक, तो धन विधेयक में कौन पावरफुल है, लोकसभा पावरफुल है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा केवल ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक ही तो विधेयक को रोक सकती है, उससे ज़्यादा तो रोक नहीं पाएगी। और लोकसभा जो राज्यसभा संशोधन की सिफारिश करेगी, क्योंकि राज्यसभा संशोधन तो कर नहीं सकती धन विधेयक में, धन विधेयक के बारे में जो संशोधन के बारे में राज्यसभा सिफारिश करेगी उसको लोकसभा के द्वारा मानना बाध्यकारी नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत ही आसान है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अशांति, आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में 3 तरीके से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले जो होता था आंतरिक अशांति, इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह किया गया। ये कब किया गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978। जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था 75 वाला, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, ठीक है। लेकिन जब 1977 में चुनाव हुआ, जनता पार्टी जीत गई, तो जनता पार्टी ने इस संशोधन के द्वारा 44वें के द्वारा बहुत सारे प्रावधान को पलट दिया जो इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आंतरिक अशांति वर्ड है, ये अपने आप में क्लियर नहीं है, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह तो चलिए क्लियर है कि लोग हथियार लेकर के बाहर आ जाएं, विद्रोह कर दें, ठीक है। तो जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि इस आंतरिक अशांति वर्ड को हटाइए और यहाँ पर डालिए सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, डीपीएसपी और प्रस्तावना, प्रियम्बल और डीपीएसपी,
ये न्याय योग्य नहीं है। मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए मूल अधिकार को क्या बोला जाता है कि इनकी प्रकृति न्याय योग्य है, लेकिन प्रस्तावना DPSP इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। याद रखना, पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है सिवाय मूल ढांचे को छोड़ करके। ठीक है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा, बाकी पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर लीजिए। ये बात कहाँ पर बताई गई थी? केशवानंद भारती मामले में। तो इस प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा DPSP के विषय हैं? DPSP नीति निर्देशक तत्व, मद्य निषेध, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 40, बाल श्रम निषेध 24, अस्पृश्यता निषेध आर्टिकल 17। तो यहाँ पर ये 24 और 17 क्या है? ये तो मूल अधिकार में आता है, और ये दोनों कहाँ पर आता है? DPSP में। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल यहाँ पर 1 और 3 ऑप्शन क्या है? DPSP में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपने क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है किस आर्टिकल के तहत? तो राज्यपाल की जो पावर है वो है किस में है? आर्टिकल 161 में। और राष्ट्रपति की पावर किस में है? आर्टिकल 72 में। ठीक है, लेकिन दोनों के क्षमादान की शक्तियों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आगे आएगा। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता बताइए। संघ शासन व्यवस्था, अभी हमने पहले बात किया था, यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है ताकि अगर राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाया जा सके। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये संसदीय शासन व्यवस्था की लक्षण है। ठीक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। लिखित संविधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शक्तियों का जब बंटवारा होगा, अगर कहीं पर कोई चीज़ लिखी नहीं रहेगी, स्पष्ट नहीं रहेगी, तो विवाद तो होना तय है। तो लिखित संविधान, शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये किसके लक्षण है? संघीय शासन व्यवस्था के। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, बहुत ही ये टफ क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। आर्टिकल 371, अगर आपके पास बेयर एक्ट बुक है तो उसमें से 371 के सारे जो आर्टिकल्स हैं उसको आप देख डालिए। ठीक है, किस किस राज्य से ये संबंधित है, इसको याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी ट्रिक भी बना के आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, ये जो 371 का आई है वो मिज़ोरम से ना होकर के ये गोवा से संबंधित है, तो इसको आप याद कर लें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज के बारे में का कौन सा उद्देश्य नहीं है? पंचायती राज का शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये तो उद्देश्य है, इसीलिए तो पंचायती राज का गठन किया गया, ताकि शक्ति का केंद्रीकरण ना हो बल्कि शक्ति आम आदमियों के पास में पहुँचे, प्रशासन में इनकी भागीदारी बढ़े और सामुदायिक विकास हो। तो यहाँ पर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ये तो कभी नहीं रहा पंचायती राज का उद्देश्य। ठीक है, भले ही आगे नरेगा इन सब से कृषि उत्पादन बढ़े, लेकिन डायरेक्टली तो ये नहीं था। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो गलत है। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था मतलब जिसका संविधान में उल्लेख हो। राज्य वित्त आयोग, अभी हमने देखा था 243 आई। लोकसभा सचिवालय, अभी हमने देखा था आर्टिकल 98। केंद्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 280। और मानवाधिकार आयोग, देखिए 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या है? एक सांविधिक संस्था है, बाकी तीनों क्या है? संवैधानिक निकाय हैं, क्योंकि इनका संविधान में उल्लेख है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस आर्टिकल में यह बताया गया है कि केंद्र बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से हर राज्य की रक्षा करेगा? तो ये बात बताई गई है 355 में। 355 में बताया गया कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह हर राज्य की रक्षा करेगा बाह्य आक्रमण से और आंतरिक अशांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्थाएं? नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, ये सारी संस्थाएं हमारे संविधान में नहीं लिखी हैं। नीति आयोग का गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुआ, क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम से हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुआ था, राष्ट्रीय एकता परिषद संविधान में कहीं नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे जो संस्थाएं हैं वो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाता है तो क्या होगा? आपको पता है कि इसमें केंद्रीय कानून जो है वो राज्य कानून पर प्रभावी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन से प्रावधान हैं जिनमें संशोधन हेतु विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। देखिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आधे राज्यों से स्वीकृति क्यों जरूरी होगा, जब राज्यों से जुड़ा वो मुद्दा होगा। तो यहाँ देख सकते हैं संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही है। अगर आप राज्यों का प्रतिनिधित्व जो संसद में है, मान लीजिए यूपी को 80 सीट है, उनकी सीट घटा करके कर दिया गया 40, भैया क्यों कर दोगे, क्या हमसे परमिशन नहीं लोगे, हमारा आखिर इसमें हित है, यूपी बोलेगा ना। तो यहाँ पर राज्यों की परमिशन जरूरी है। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय बिल्कुल सही, राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में तो पहले भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जैसे मंत्रिमंडल ने कोई प्रस्ताव पारित किया, संसद ने कोई विधेयक पारित किया, कानून बन गया, तो उस पर अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं कानून या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर सकती है। यही कहलाता है जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। मतलब सीधी सी बात है कि उसको जांच किया जा सकता है, और अगर जांच में वो ये पाता है कि ये कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो वो उसे अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको पता है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। निर्वाचित सदस्य तो केवल राष्ट्रपति वाले में होते हैं, जबकि संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य राष्ट्रगान का सम्मान करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा, ऐतिहासिक विरासत। देखिए आ गया ना, ये आता है डीपीएसपी में। डीपीएसपी में जो आर्टिकल 49 है उसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, राज्य प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 49 में है। बाकी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य में आता है। ठीक है, और ये जो है सी ऑप्शन ये है डीपीएसपी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे, जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो त्यागपत्र देना चाहे, तो किसे देगा अपना त्यागपत्र? वो विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? जब आप छठी अनुसूची पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्वशासी जिला परिषदों के बारे में। छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से है। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यपाल को संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराध को माफ़ करने का अधिकार है। बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने संघ कानून मतलब केंद्र के कानून का उल्लंघन किया है और उसे सजा हुई है तो उसे राष्ट्रपति माफ़ करेगा ना, राज्यपाल तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, याद रखना। राज्यपाल जो है, अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है, चाहे वो राज्य के ही कानून पे क्यों ना मिला हो, तो वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को वो स्वरूप चेंज कर सकता है, आजीवन कारावास में चेंज कर देगा, लेकिन मृत्युदंड को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को माफ़ करने का सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, बाकी 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। सभी वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। धन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिश को लोकसभा मानने के लिए बाध्य है। गलत हो गया। राज्यसभा सिफारिश कर सकती है कि धन विधेयक में ये संशोधन कर दीजिए लोकसभा महोदय, लेकिन लोकसभा महोदय ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो मना भी कर सकते हैं कि राज्यसभा आपने सिफारिश किया है, हम आपकी सिफारिश को नहीं मानेंगे, और आपने 14 दिन तक अगर रोके भी रखा तो हम मान लेंगे कि ये आपके यहाँ से पारित हो गया है। ठीक है, तो राज्यसभा के पास धन विधेयक को लेकर के बहुत कम पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा। कब? अभी हमने आर्टिकल 102 पढ़ा था, वही बात यहाँ पर है। अगर उसे न्यायालय मानसिक स्तर पर अस्वस्थ घोषित कर दे। सही है। कोई वो विदेशी राज्य की नागरिकता ले ले, जब विदेशी राज्य का नागरिक बन जाएगा तो भारत में सांसद क्यों रहेगा, या वो कोई लाभकारी पद पर कार्यरत हो।
लेकिन ध्यान रखना इसमें मंत्री का पद जो है वो लाभ का पद शामिल नहीं है। मंत्री का पद, अगर कोई सांसद मंत्री बनता है तो उसे लाभ के पद में माना नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन, सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। आर्टिकल 102 के सारे प्रावधान यहाँ पर लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सत्य कथन है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को 25 वर्ष की आयु का होना जरूरी है? गलत है। लोकसभा के लिए तो चलो 25 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 साल है ना, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो बहुत सही है। बिना भारत का नागरिक बने आप सांसद कैसे बन पाएंगे? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक में द्विसदनीय प्रणाली नहीं है? चाइना में एक ही सदन है, उसका नाम है जनप्रतिनिधि सदन। अमेरिका में आपको पता है 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। भारत में लोकसभा राज्यसभा, ब्रिटेन में है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। मंत्री कथन क्या है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सही है, क्योंकि भारतीय संसदीय प्रणाली में सरकार का कार्यकाल तभी तक बना रहता है जब तक लोकसभा में उसे बहुमत का विश्वास प्राप्त है। यही तो संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता है, ये जो बात यहाँ पर लिखी गई है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है, इसका क्या मतलब है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है, आर्टिकल 129। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सारी कार्रवाई को रिटन में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, उन सब में मान्य होगा, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई अवमानना करता है तो उस पर वह दंड दे सकता है। तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। यही कहलाता है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद या राज्य विधायिका के द्वारा पारित कानूनों के संविधान अनुरूप न होने पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। मतलब जुडिशियल रिव्यू। इतना लंबा लिखने की जगह ये लिखा जाता कि न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है, तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन का तो संविधान ही नहीं है। दूसरी बात, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। एक विद्वान है डी लोल्मे ने कहा कि ब्रिटेन की जो संसद है वो एक लड़की को लड़का और एक लड़के को लड़की बनाने के अलावा सारा काम कर सकती है। मतलब उन्होंने एक व्यंग कसा कि वो ब्रिटेन की संसद इतनी पावरफुल है कि वो कोई भी काम कर सकती है, और वहाँ की जो जुडिशरी है वो संसद के अधीन है। वो ब्रिटेन की संसद के निर्णय पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमने कहाँ से लिया जुडिशियल रिव्यू? ये लिया अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक राज्यपाल की विधायी शक्ति है? विधायी शक्ति का मतलब विधायिका से संबंधित शक्ति। तो यहाँ पर जो विधानसभा का सत्र है उसको बुलाना, विघटित करना, सत्रावसान करना, ये बिल्कुल सही है। एंग्लो इंडियन के एक सदस्य को नियुक्त करना। देखिए, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अब हमारे देश में जो एंग्लो इंडियन है उनको ना तो लोकसभा में नियुक्त किया जाएगा ना ही विधान सभाओं में। ये किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है? अब यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स चेक होगा। ठीक है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना, तो ये भी बिल्कुल सही है, आर्टिकल 200 के तहत। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किनकी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती है? राज्य का महाधिवक्ता, बिल्कुल सही है, जो राज्य सरकार का वकील होता है। राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ध्यान रखना, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन हटा कौन सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए किस योग्यता का होना आवश्यक नहीं है? तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, 35 साल का आयु होना ही चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी ही चाहिए। बस यही 3 तो है ही हैं, बाकी जो आएगा वो गलत है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है, ये सही है। संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में हो सकता है, ये भी सही है। ठीक है, केवल धन विधेयक है और वित्त विधेयक, ये दोनों ही केवल लोकसभा में आ सकते हैं, बाकी कोई भी विधेयक हो वो किसी भी सदन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में किया गया।
एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? कौन बना? एथेनॉल संवर्धन नीति ये बना बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया? देखिए, ये जो जल जीवन मिशन है इसका टारगेट है कि 2024 तक हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाया जाए, और गोवा इसको अभी ही हासिल कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर क्या दिया गया, किस केंद्र शासित, सॉरी यहाँ पर केंद्र शासित राज्य ने पूछा था। अगर राज्य होता तो आप गोवा करेंगे, और यहाँ तो गोवा ऑप्शन में भी नहीं था। ठीक है, केंद्र शासित राज्य पूछा है तो यह हो जाएगा क्या, पुदुचेरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जीआई टैग प्राप्त शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया? तो ये कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम। बिहार से लीची गई है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं आश्रिता वी ओलेटी। इनका नाम क्या है, आश्रिता वी ओलेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड ट्रेन सिल्वर लाइन को मंजूरी दिया? तो ये कौन है, केरल। सिल्वर लाइन का संबंध किससे, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी, उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया? उसका नाम क्या है, रावमोना। ठीक है, रावमोना टाइगर रिजर्व था, उसको अब राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में प्रकाशित जन परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों की स्थापना हुई? तो कौन सा राज्य है, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बाढ़ ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, और ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है, ये असम। ठीक है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तटरक्षक बल के द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुआ वगैरह आया? तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, उड़ीसा, क्योंकि इसी उड़ीसा के ही तटीय इलाकों में ये कछुए पाए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। तो इस बार का केंद्रीय विषय क्या था? तो इस बार का थीम था स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस NV रमन्ना इस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक, इसमें अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है चौथी। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पावरफुल आर्मी है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? उनका नाम क्या है, प्रियंका मोहिते। क्या नाम है, प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो बांग्लादेश अपनी आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा था, तो इसी संदर्भ में इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर सबसे अच्छा है रहने के दृष्टिकोण से? तो यहाँ पर सबसे अच्छा शहर कौन सा है, बेंगलुरु को टॉप पोजीशन प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, UAE के द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, उसका नाम क्या है, डेजर्ट फ्लैग। ये UAE और भी राष्ट्र थे इसमें, जिसमें भारत भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो जेंडर बजट ये अभी शामिल करने वाला आंध्र प्रदेश, हालांकि बिहार वगैरह में तो पहले से ही चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया था? तो एक ऑपरेशन चला था भारतीयों को वापस लाने के लिए, और फिर चला था ऑक्सीजन लाने के लिए। तो जो पहला था उसे ऑपरेशन समुद्र सेतु बोला गया, और जब ऑक्सीजन लाया गया तो इसे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 बोला गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? कहां पर किया? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में 2+2
मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने वाला पहला गैर क्वाड देश बन गया। क्वाड में कौन कौन है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इनके साथ तो हमारे 2+2 डायलॉग होता ही है। अभी अभी हाल ही में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ सितंबर में, ठीक है, तो 12 सितंबर 13 सितंबर को, तो अभी एक दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी 2+2 डायलॉग हुई है। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों तरफ से शामिल होते हैं। लेकिन रसिया के साथ भी हमारी, और रसिया तो क्वाड में शामिल है नहीं, तो ये गैर क्वाड देश हुआ। तो यहाँ पर रूस, ठीक है, रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 को 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर जो पुरुषों का टेस्ट मैच हो रहा है, लेकिन अंपायरिंग कौन कर रही हैं? महिला कर रही हैं। तो उनका नाम क्या है? क्लेयर पोलोसाक। क्या नाम है? क्लेयर पोलोसाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 से 2023 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब ICC ने किसे अपना वैश्विक साझेदार घोषित किया? ये कौन है? बायजू एडुटेक कंपनी। बायजू अनअकैडमी काफ़ी फेमस है, काफ़ी रिच भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी। क्या नाम है उनका? नेब्रा कुमानन। क्या नाम है? नेब्रा कुमानन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया गया? वो है जापान, और इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। क्या नाम है? फुगाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में खेले गए फ्रेंच ओपन 2021 में अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो ये है नोवाक जोकोविच। ठीक है, 19वां ग्रैंड स्लैम जीता। IPL 2021 में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? ये बने क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाट मी। व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाट मी, ये किताब किसकी है? ये किताब है सुरेश रैना की। इन्होंने तो संन्यास ले लिया धोनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का इस बार की थीम क्या रही है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी कि हम समाधान का हिस्सा हैं। हम समाधान का हिस्सा है, ना कि समस्या का। ठीक है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बने? तो ये बने थे कौन? लॉरेल हबर्ड। वेट लिफ्टर हैं लॉरेल हबर्ड, ये ट्रांसजेंडर है। नेक्स्ट, जनवरी में गोवा में संपन्न 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? विश्वजीत चटर्जी, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हैं YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट, मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए ये जो इस बार का है अनामिका को मिला है। तो उनकी किस पुस्तक के लिए पुरस्कृत किया गया? उसका नाम है टोकरी में दिगांत थेरी गाथा। ठीक है, याद रखना है बिल्कुल भी। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2021 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया? उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्यामला गणेश। ठीक है, श्यामला गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को, हालांकि अब वो मंत्री नहीं है, किस केंद्रीय मंत्री को तंबाकू के नियंत्रण में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक ने विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, अब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में परिचालित किस मेट्रो को 2020 के जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर के द्वारा प्रदत्त विशिष्ट आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली मेट्रो ही हो सकती है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में सहयोग किसका है? जापान का। ठीक है, और काफ़ी अच्छा भी काम करती है दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, ये हमने कहाँ से लिया? तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 35 साल, कम से कम 35 साल। नेक्स्ट, भारत संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण, आपको पता है कि जब सेशन शुरू होता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। तो ये कौन तैयार करता है अभिभाषण? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मैच करवाना है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 110, आर्टिकल 167, आर्टिकल 262।
तो आर्टिकल 40 आपको पता है ये पंचायती राज से संबंधित है, ग्राम पंचायत। आर्टिकल 110 धन विधेयक है। आर्टिकल 167 राज्यपाल को जानकारी देना। और आर्टिकल 262 क्या है, अंतर्राज्यीय नदियों जल से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उस पर संसद काम कर सकती है, संसद उसकी सुनवाई कर सकती है। ठीक है, एक प्राधिकरण बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? क्योंकि अंडमान निकोबार का तो अपना हाई कोर्ट है नहीं, तो देखिए अंडमान निकोबार किसके पास में आता है, ध्यान से देखिए ज़रा सा। अगर यहाँ पर अंडमान निकोबार है तो यहाँ पर पड़ता है कोलकाता, तो यहाँ पर आएगा ये कलकत्ता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? फंडामेंटल राइट को गारंटी किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन लागू तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट। तो हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जाने का ऑप्शन बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार किस भाग में है? तो आपको पता है मूल अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 तक। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए 12 से 35 में क्या क्या चीज़ें हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाएगा किसके द्वारा? ये तय किया जाता है संसद के द्वारा, क्योंकि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझना है थोड़ा सा, ये जो सदस्य वगैरह हैं इनका डिसीजन कैसे होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल सही है। संघात्मक सरकार है, ये भी सही है। आपको बताना है कौन सी नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार गलत हो गया। ये जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है ये अमेरिका की विशेषता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का पद होता है, अमेरिका में नहीं होता। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वही नाम मात्र की कार्यपालिका है और वही वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, ब्रिटेन में जो व्यक्ति सांसद के रूप में चुना गया है वही मंत्री बन सकता है, लेकिन भारत में जो संसद सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल का शपथ ग्रहण ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये है राज्यपाल शपथ जो ग्रहण करता है वो 159 में बताया गया है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के मुहर लगे एक पत्र के माध्यम से उसकी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा असत्य है? देख लेते हैं कौन सा असत्य है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल सही है। इस संविधान के आर्टिकल 324 से 333 तक इसका वर्णन है, यहीं पर गलत हो गया। क्या गलत है आगे देखेंगे। यह एक अखिल भारतीय संस्था है जो कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान है, बिल्कुल सही है। विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनका चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे ग्राम प्रधान का इलेक्शन है, नगर पालिका, नगर निगम, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल है वो 324 से 329 तक है, ना कि 333 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी धन विधेयक धन विधेयक है या कौन तय करता है? ये तय करता है लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये बात किस में बताई गई है? 163 में बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। न्यायाधीशों का वेतन, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। देखिए, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये 129 में है, ना कि 128 में है। बाकी ये ऊपर के तीनों आर्टिकल क्या हैं? करेक्ट हैं, जबकि ये गलत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय न्यायालय किस अधिनियम की विशेषता थी? संघीय न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 1935 के कानून के तहत इसका गठन किया गया था। उसका तब नाम हुआ करता था संघीय न्यायालय, लेकिन आज क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो यहाँ पर बताया गया थोड़ा सा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में 14 भाग थे, 321 धाराएं, 10 अनुसूचियाँ।
ठीक है। और हमारे संविधान जो भारतीय संविधान है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की अनुदान मांगों पर विचार विमर्श की अवधि कितनी होती है? तो अनुदान मांगों पर जो विचार विमर्श की अवधि होती है वो 26 डेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श कौन देता है? तो ये राज्य का महाधिवक्ता, क्योंकि केंद्र का अपना वकील होता है उसको हम अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी बोलते हैं, और राज्य का अपना वकील होता है उसे हम राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं। राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता। और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कौन नहीं है? परामर्श, प्रारंभिक, निरीक्षण, अपीली। ध्यान से देखिए, यहाँ पर परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का है, आर्टिकल 143। राष्ट्रपति क्या ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो परामर्श जो संबंधी क्षेत्राधिकार है ये हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं, राज्य के महाधिवक्ता के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आपको पता है 165। ठीक है, 165 में राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया संविधान में? तो आपको पता है 51वें आर्टिकल और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। पहले कितने थे? 10। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार। ठीक है, इस समय 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है, नंद किशोर सिंह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे केंद्रीय निर्वाचन आयोग को का कौन सा कार्य नहीं है? निम्न में से कौन केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल यही करवाता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव यही करवाता है, चुनाव आचार संहिता की घोषणा, और यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है दल बदल के आधार पर सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करना, गलत। दल बदल के आधार पर जब होता है तो ये अभी हमने बताया था कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या राज्यसभा में सभापति करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, राज्यसभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है? तो ये है आर्टिकल 50 में। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या होंगे? अलग अलग होंगे, मतलब न्यायपालिका का कोई भी मेंबर कार्यपालिका में नहीं होगा और कार्यपालिका का कोई भी मेंबर न्यायपालिका में नहीं होगा, दोनों ही एक दूसरे से क्या रहेंगे? पृथक रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? हमारे संविधान में कहा गया है कि दो बैठक के बीच में कम से कम 6 महीने का गैप, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक साल में 12 महीने होते हैं और 6 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए तो 2 बैठक तो होना ही चाहिए। लेकिन हमारे देश में 3 सेशन होते हैं, एक होता है बजट सेशन, फिर मानसून सेशन और फिर विंटर सेशन। ठीक है, ठंडे वाला शीत सत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका से है। ठीक है, और दल बदल 10वीं अनुसूची हो गया, पंचायतें 11वीं अनुसूची और भाषा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002। उसमें क्या बताया गया था कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। धन विधेयक के बारे में कौन सा सही नहीं है? धन विधेयक 110 में है, सही है। इसके द्वारा भारत की संचित निधि से धन का विनियोग किया जाता है। जरा और ऑप्शन गौर करिए यहाँ पर। अगला, धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है, गलत हो गया। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, और राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, 15, 16, 19, 29, 30। ये क्या है? केवल भारतीयों को है, 15, 16, 19, 29, 30। तो मिला लेते हैं। देखिए
ये है 19, तो ये केवल भारतीयों को है, और यहाँ पर 29, 30 है। तो यहाँ पर 2 आर्टिकल ऐसे दिए गए हैं जो केवल और केवल भारतीयों को है, ये विदेशियों को नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई। यहाँ पर गलत है थोड़ा सा, आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है कौन? राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय महत्व के संस्मारक का संरक्षण, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो आर्टिकल 49 जो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक हैं और संस्थान है, स्थान है, वस्तुओं का संरक्षण है, किया जाएगा, ये आर्टिकल 49 में बताया गया। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा के प्रति होगी, और राज्य की मंत्रिपरिषद है तो वो विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद, ऊपर भी क्वेश्चन है क्या? नहीं। विधान परिषद सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु, विधान परिषद, तो विधान परिषद के लिए 30 साल होता है, और विधान परिषद के लिए, विधानसभा के लिए 25 साल। तो लोकसभा के लिए भी 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? तो ये 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया और 300 का में जोड़ दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। तो पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, अब ये वैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये होता है अटॉर्नी जनरल, या इसे ही हम महान्यायवादी बोलते हैं। महान्यायवादी बनने की योग्यता क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 76 महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु है 21 से घटा के 18 की गई? बहुत ही आसान, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में लागू हो गया था, तो उस समय एज को घटा करके 18 साल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा के पास कितने दिन टाइम होता है? 14 दिन। 14 दिन के बाद अगर वो पारित नहीं भी करती है तो भी उसे पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 150 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।